Hello students, in this video I am going to start a new chapter number 10, Subhash Chandra Bose, Forward Bloc and the Indian National Army. In this video we will discuss about Subhash Chandra Bose, his rift with Gandhiji, reasons behind the widening gap between two, Forward Bloc, what were the objectives of the Forward Bloc, then formation of Indian National Army. Firstly, we will talk about Subhash Chandra Bose. He was born on 23rd January 1897 at Cuttack in Orissa. He graduated from the Calcutta University in 1919 and went to England to appear in the ICS examination. He stood fourth in the merit list. Fourth rank आई थी उनकी, but did not completed his period of probation as he was highly disturbed by the British action at Jallianwala Bagh. जलियांवाला बाग में जो मैस्कर हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई थी, उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाए अपना पीरियड ऑफ प्रोबेशन. He responded to Gandhiji's call for non-cooperation against the British and resigned from his service. He joined politics after returning to India in 1921. In India, Bose C.R. Das से कॉन्टैक्ट हुए. C.R. Das, who became his mentor, had guide, and he joined the Swarajist movement. तभी सुभाष चंद्र बोस ने स्वराजिस्ट मूवमेंट ज्वाइन कर लिया with C.R. Das. Later, Bose became the chief executive officer of the Calcutta Corporation and discharged his duties sincerely. Bose and the Congress. Bose का क्या रिलेशन था कांग्रेस के साथ? Bose was a man of action. ये काम करते थे, सोचते कम थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे. ही वॉज अ बोल्ड फाइटर फॉर स्वराज. फ्रीडम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. ही डिड नॉट अग्री विद द डिसीजन ऑफ गांधी जी व्हेन ही सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922. गांधी जी से इनकी कभी नहीं बनी. गांधी जी से ये हमेशा डिससेटिस्फाई रहते थे. इनकी सोच और गांधी जी की सोच हमेशा डिफरेंट होती थी. बोस एडवोकेटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड वॉज अपोज टू मोतीलाल नेहरूज कंसेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस. मोतीलाल नेहरू का जो कॉन्सेप्ट था डोमिनियन स्टेटस का, जो बंटवारा कर रहा था, एक तरीके से पार्टीशन कर रहा था इंडिया का, इससे भी वो डिसअग्रीड थे. ही पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930. बाय 1930s, Bose emerged as the most dynamic and radical leader of the Congress. He was unanimously elected the president of the Congress in the Haripura session of the Congress in 1938. His election indicated that a section of the party workers had been drawn to Subhash Chandra Bose's radical and dynamic policies. At the same time, उनके differences गांधी जी के साथ भी चल रहे थे. Rift with Gandhi जी. In 1939, Subhash was re-elected. दोबारा वो president बन गए of the Tripuri session of the Congress, defeating the veteran right-wing leader पाटा भाई सीतारामैया. तो पाटा भाई सीतारामैया को जो पाटा भाई को नॉमिनेटेड बाय द गांधी जी था, 95 वोट से गांधी जी ने नॉमिनेट किया था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस दोबारा प्रेसिडेंट बने. तो लेकिन तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं इस सीट को, प्रेसिडेंट बन जाते हैं. गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द डिफीट ऑफ सीतारामैया वाज मोर माइन दैन हिम. मतलब सीतारामैया को डिफीट करने का मतलब हुआ कि वो नहीं हारे हैं, गांधी जी हारे हैं. आफ्टर सुभाष री इलेक्शन, द क्राइसिस केम रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी. अब सुभाष के री इलेक्शन के बाद फिर एक अनबन हुई जब कांग्रेस वर्किंग कमिटी बन रही थी. लीडर्स लाइक जीबी पंत एंड सरदार पटेल वांटेड बोस टू कॉन्स्टिट्यूट विद द वर्किंग कमिटी विद मेंबर्स अप्रूव्ड बाय गांधी जी, बट गांधी जी रिफ्यूज टू सजेस्ट एनी नेम. Consequently, बोस ने रिजाइन कर दिया on 29 अप्रैल 1939 को, एंड द नेक्स्ट डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कांग्रेस का बना दिया गया. रीजंस बिहाइंड द वाइडनिंग रिफ्ट बिटवीन द टू. नाउ वी विल स्टडी व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द गैप बिटवीन द गांधी जी एंड बोस. क्यों गांधी जी और बोस के बीच में अनबन थी, उसका क्या रीजन था? फर्स्ट ऑफ ऑल, सुभाष बिलीव्ड इन सोशलिज्म and was convinced that the masses were ready for a revolution. Bose did not hesitate to go to war against the enemy. बोस को लड़ाई करनी है,
गांधी जी नॉन वायलेंस में चलते हैं, नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं. तो गांधी जी बिलीव दैट द टाइम वाज नॉट राइप इनफ फॉर अ मास स्ट्रगल. बिसाइड्स गांधी जी ऑलवेज प्रेफर्ड नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मेथड. और वो एक जगह सुभाष चंद्र बोस हैं जो पीसफुल मेथड ना फॉलो करके वो रेडी हैं वॉर करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो यहाँ पे दोनों की सोच जो है वो मिसमैच हो रही है, थिंकिंग मैच नहीं कर रही है. सेकेंडली, सुभाष बिलीव दैट फ्रीडम कुड नॉट बी अटेन्ड विदाउट आउटसाइड सपोर्ट. हाँ, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कुछ हद तक ठीक थे. उनको आउटसाइड इंडिया वो सोच रहे थे कि सपोर्ट मिलेगा तभी ब्रिटिश हटेगी यहाँ से, एज ब्रिटिश वॉज फेसिंग प्रॉब्लम इन यूरोप ड्यू टू द जर्मन थ्रेट. Bose wanted to take advantage of this situation for winning freedom for India, but Gandhi ji wanted to follow a compromising attitude. गांधी जी हमेशा ब्रिटिश के साथ पीसफुल मेथड से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ब्रिटिश अपने आप हट जाए बिना किसी वॉर के, बिना किसी बाहर के सपोर्ट के. तो यहाँ पे फिर से इनकी थिंकिंग मिसमैच हो रही है. Finally, Bose favored in employing tact and diplomacy while dealing with the British. He did not like the way Gandhi ji behaved, highlighting his demands at the time of the second round table conference at London. Now next, the forward bloc. After resigning from the presidentship of the Congress, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट कांग्रेस से हटा दी है और सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद एक नई पार्टी बनाई जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक. फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस ऑन 3rd May 1939 आफ्टर रिजाइनिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक. फॉरवर्ड ब्लॉक बना क्यों? फॉरवर्ड ब्लॉक स्पेशली बना है फॉर freedom of India with the support of workers, peasants, youths and all radical organization. After attaining independence, forward bloc establish करेगा एक socialist state. Socialist state अब क्या करेगा? Forward bloc एक socialist state कैसे establish करेगा? Through abolition of zamindari system, introduction of a new monetary and credit system, reorganization of agriculture and industry on socialist lines, providing several kind of benefits to the workers. तो forward bloc जो है वो स्ट्रेन कर रहा है कुछ पॉइंट्स में कि इंडिया को वो सोशलिस्टिक लाइंस में लाएगा, जमींदारी सिस्टम खत्म करेगा, न्यू मॉनेटरी सिस्टम आएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइज्ड होंगी और बहुत तरीके के फायदे वर्कर्स को दिए जाएंगे. ये सुभाष चंद्र बोस का पॉइंट था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप ऑफ नेताजी. नेताजी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को बोला गया है. In July 1940, Bose was arrested by the British government for his anti-government activities while he was in prison. अब I want to tell you children कि anti-government activities मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ वो कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे जिसकी वजह से बोस को अरेस्ट कर लिया गया था. तो जब वो जेल के अंदर थे, he decided to go on a hunger strike, भूख हड़ताल में वो जाना चाहते थे. But his health declined rapidly. लेकिन वो डिसाइड करे थे कि वो फास्ट रखेंगे, हंगर स्ट्राइक रखेंगे एंड हिज हेल्थ और उनकी हेल्थ धीरे धीरे बहुत जल्दी खराब हो गई एंड द गवर्नमेंट रिलीज्ड हिम और गवर्नमेंट ने उनको बाहर निकाल दिया. लेकिन ही वॉज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट. हाउस अरेस्ट होता है मतलब कि कोलकाता में उनको एक घर के अंदर अरेस्ट ही करके रखे थे लेकिन एक हाउस में रखे थे. बट इन जनवरी 1941 सुभाष ने किसी तरह अपने आप को छिपा के भाग निकले वहां से एज अ पठान. अपना उन्होंने वेशभूषा को थोड़ा सा चेंज किया और वो किसी तरीके से भाग निकले. ही क्रॉस्ड इंडियन बॉर्डर एंड रीच्ड अफगानिस्तान. फर्स्ट ही वेंट टू रशिया, देन ऑन 28 March 1941 ही फ्लू फ्रॉम मॉस्को टू बर्लिन इन जर्मनी. क्योंकि जर्मनी वो गए हेल्प लेने के लिए क्योंकि जर्मनी जो थी वो ब्रिटेन के अगेंस्ट थी. वेयर विद द हेल्प ऑफ द एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश. अब वो ब्रिटिश के दुश्मनों से मिलने गए हैं. ही ऑर्गेनाइज्ड फ्री इंडिया सेंटर्स इन रोम एंड पेरिस टू लॉन्च एंटी इंपीरियलिस्टिक प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट. फ्रॉम दिस सेंटर विद द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ द जर्मनी से उनको हेल्प मिलती है. आजाद हिंदूज रेडियो वॉज सेट अप. फ्रॉम दिस सेंटर ही कैरीड ऑन रेगुलर प्रोपेगेंडा इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम. तो वहां से वो इंडिया के फ्रीडम की मूवमेंट कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे. एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था. उन्होंने हिटलर को भी अप्रोच किया था फॉर हेल्प बट लेटर ही रियलाइज्ड that Far East would be better place to launch this struggle with the help of
जापान। तो अब वो जापान की हेल्प लेने चले गए, क्योंकि जर्मनी से नई हेल्प मिली होगी, दैट्स वाई उन्होंने रियलाइज किया कि जापान ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, अभी क्या था कि इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश के लिए काम करते थे। इंडियन आर्मी वॉज वर्किंग फॉर द ब्रिटिश। नाउ इंडियन नेशनल आर्मी, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स जो होंगे वो इंडिया के लिए ही काम करेंगे। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान ने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट द एलिस। After the fall of Singapore in Japanese attack on 15th February 1942, a large number of Indian soldiers of the British Army, अब British Army को कैप्चर कर लिया गया by Japan as an Indian prisoners of war, क्योंकि वो इंडियन हैं। तो इंडियन सोल्जर्स जितने भी ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे उनको बंधा बना लिया गया, उनको बंदिश बना लिया गया, जापान ने बना लिया। These prisoners were handed over, और ये सारे जो प्रिजनर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, इनको कैप्टन मोहन सिंह के हाथ में दे दिया गया ऑफ द 14th पंजाब रेजिमेंट हु अर्लियर हैड सरेंडर टू जापान, जिन्होंने सरेंडर कर चुका है जापान में इन माल्या। द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये इंडियन प्रिजनर्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, रिनाउंस देयर एलिगेंस, इन्होंने ब्रिटिश से हट के अग्रीड, और ये अब अपने आप को चेंज करके, मतलब कि अब ये इंडियाज के फ्रीडम के लिए लड़ेंगे, ना कि ब्रिटिश के लिए काम करेंगे। द नंबर सून रोज टू 40,000। कैप्टन मोहन सिंह अलॉन्ग विथ राज बिहारी बोस, एन ओल्ड रेवोल्यूशनरी लीडर हु लेफ्ट इंडिया, राज बिहारी बोस ने भी इंडिया को छोड़ दिया था इन 1915, और इन्होंने भी इंडिपेंडेंस लीग बाहर फॉर्म करी। तो इन लोगों ने, कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस, इन लोगों ने ट्रेन किया इंडियन सोल्जर्स को, और लीग का मेन एम यही था कि मेंबर्स जो है इंडियन कम्युनिटी के वो बढ़ने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस। नाउ नेक्स्ट, द टोक्यो कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट टोक्यो इन मार्च 1942 अंडर द इनिशिएटिव ऑफ राज बिहारी बोस। Indian officers, both civil and military, met the Japanese High Command and the following decisions were taken at the Tokyo Conference. तो टोक्यो में ये कॉन्फ्रेंस हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ राज बिहारी बोस। इंडियन ऑफिसर्स, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, सब ने जापानीज हाई कमांड से मिला और कुछ डिसीजंस लिए गए। नाउ दीज आर द डिसीजंस टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस लीग। जो इंडिपेंडेंस लीग जो है ना, राज बिहारी बोस जिसमें काम कर रहे हैं, उसको और एक्सपैंड करना है और मजबूत बनाना है। टू फॉर्म एन इंडियन नेशनल आर्मी अंडर द कमांड ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। टू होल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट बैंकॉक, बैंकॉक में भी एक कॉन्फ्रेंस होनी है और यही डिसीजंस लेनी है। नाउ बैंकॉक कॉन्फ्रेंस होता है और वहीं पे एस्टैब्लिशमेंट होता है इंडियन नेशनल आर्मी का। Bangkok conference was attended by more than 150 delegates of East Asian countries like Java, Malaya, Singapore, Thailand, Hong Kong, Burma and Manila. It was held from 15th June to 23rd June. It passed the following resolutions. Subhash Chandra Bose should be invited. Subhash Chandra Bose को invite किया जाएगा to come from Europe. वो यूरोप से आए और इस मूवमेंट को चलाएं. A council of action to be established for carrying out all necessary action of the independence movement. एक काउंसिल ऑफ एक्शन होगा जो सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक्शंस को कैरिंग आउट करेगा। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्मली सेट अप अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन मोहन सिंह ऑन 1 September 1942. Mark this point, very important children. Raj Bihari Bose is to be appointed as the president of Indian National Army. First time president कौन बना इंडियन नेशनल आर्मी का? राज बिहारी बोस बने। Mark this very important. Japanese government agreed to supply the arms. अब जापानीज गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प कर रही है, वो आर्म्स देगी, शिप्स देगी, एरोप्लेन्स देगी इंडियन नेशनल आर्मी को, एंड मेड अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द INA सोल्जर्स। ऑल इंडियन प्रिजनर्स जितने भी कैप्चर्ड हुए थे बाय जापान, वो जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड मेनी ईस्ट एशियन इंडियंस, वो सारे इंडियन प्रिजनर्स ज्वाइन करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को एंड दे विल फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ राज बिहारी बोस गिवन ऑन योर बुक फिगर 10.11। सुभाष चंद्र बोस एंड INA। अब सुभाष चंद्र बोस आ गए हैं
और अब सुभाष चंद्र बोस आईएनए को लीड करेंगे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड करेंगे. सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्टेड दिस इन्विटेशन ऑफ राज बिहारी बोस एंड ही रीच्ड टोक्यो ऑन 13th June 1943. He was cordially received by Japanese Premier Tojo. Very important children, mark this, very important. ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने उनको रिसीव किया था. तो जापानीज प्रीमियर टोजो ने रिसीव किया था सुभाष चंद्र बोस को. सुभाष चंद्र बोस जब आए टोक्यो में, सुभाष चंद्र's arrival had created unprecedented enthusiasm among the Indians. इंडियंस के अंदर एक बहुत ही एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरीके का क्रेजी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इंडियंस हो गए थे जो वहां पे रहते थे साउथ ईस्ट एशिया में. राज बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग to Subhash Chandra Bose and he became the supreme commander of the INA. Very important children, 2 marks question. This is, who handed over the leadership of the Indian Independence League to Subhash Chandra Bose? The answer is Raj Bihari Bose. Raj Bihari Bose ने अपनी प्रेसिडेंटशिप सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं और he became the supreme commander of INA. On 5th July 1943, he took the salute of the INA and was popularly known as, और तभी से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलने लगे सब लोग. नेताजी का मतलब हुआ the great leader. He set up the INA headquarters in Yangon and in Singapore. He inspired the soldiers by saying, "Give me blood, I will give you freedom." तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये एक सुभाष चंद्र बोस का बहुत पॉपुलर स्लोगन है. His inspiring slogans were Delhi चलो, March to Delhi, जय हिंद, जय हिंद means victory of India. ये सब स्लोगन्स हैं, ये सब कॉल्स हैं. Training for men and women began on 21st October 1943. The INA was divided into several brigades. INA को कुछ ब्रिगेड में डिवाइड कर दिया गया था. गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड. बिसाइड्स दीज ब्रिगेड एक बल फौज नाम से भी रखा गया था जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स थे. अ न्यू ब्रिगेड नोन एज नंबर 1 गोरेला रेजिमेंट, एक नया एक ब्रिगेड था जिसका नाम था नंबर 1 गोरेला रेजिमेंट वॉज फॉर्म्ड. ये भी एक ब्रिगेड बनाया गया था जिसमें कुछ सेलेक्टेड सोल्जर्स थे जो गांधी, आजाद और नेहरू ब्रिगेड से सेलेक्ट करके, मतलब कि गांधी, आजाद, नेहरू ब्रिगेड, इन तीनों ब्रिगेड से कुछ सेलेक्टेड सोल्जर्स को नंबर 1 गोरेला मतलब कि नंबर 1 ग्रेड में डाला गया था. इट वॉज प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ शहनवाज खान. द रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड, एक ये भी नाम था, रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड, वुमेन्स विंग, वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन. तो इस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है काम कर रही है, इंडियन नेशनल आर्मी काम कर रही है. ऑन 21st October 1943, Subhash announced the formation of the provisional government of Free India. 9 countries, Japan, Germany, Italy, Croatia, Burma, Thailand and the nationalist China, Philippines and Manchuria, इन्होंने रिकॉग्निशन दिया. नेक्स्ट सुभाष डिक्लेयर्ड वॉर. अब सुभाष डिक्लेयर कर देंगे वॉर, क्योंकि सुभाष वॉज रेडी टू डू वॉर अगेंस्ट द एनिमी, है ना. वो तो स्टार्टिंग से रेडी थे कि वॉर करना ही करना है. तभी तो वो गांधी जी के साथ उनकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी. तो नेक्स्ट सुभाष अब डिक्लेयर कर रहे हैं वॉर ऑन द एलिड पास. ऑन 8th November 1943, जापान हैंडेड ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया को मिला. इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, सुभाष पेड अ विजिट टू दीज आइलैंड्स. और सुभाष लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जाते हैं इन आइलैंड्स में और इन आइलैंड का नाम चेंज करते हैं शहीद एंड स्वराज. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक नया नाम सुभाष चंद्र बोस देते हैं. जब वो वहां जाते हैं नाम देते हैं वो शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए. ये बोर्ड्स में आता है. क्या नाम से रीनेम किया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को? शहीद एंड स्वराज आइलैंड. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द INA, very important children for long answers. The main objective of the INA were as follows: to mobilize all their forces effectively to lead Indian people to regain their lost freedom. जो उनकी आज़ादी छीनी गई है उसको वापस पाने के लिए वो सारे फोर्सेस लगाना है और अच्छे से यूज करना है. सेकेंड, टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया. फ्री इंडिया के लिए
जब जैसे इंडिया फ्री हो जाएगी तो पहले से कोई सरकार होनी चाहिए ना जो रूल्स एंड लॉज लाएगी और फॉलो होगा, तो पहले से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना है टू प्रिपेयर द इंडियन पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया फॉर एन आर्म स्ट्रगल। इसका मतलब है कि इंडियन पीपल को प्रिपेयर करना मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, अंदर से बाहर से, एक इस स्ट्रगल के लिए, फॉर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंडियन पीपल को प्रिपेयर करना है। ये आईएनए का मकसद है। द मोटो ऑफ आईएनए वॉज यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में पूछता है what was the motto of INA? The answer is unity, faith and sacrifice. Achievements of INA. INA क्या सक्सेस होता है? यस, बहुत सक्सेस होता है, बहुत हद तक होता है। द INA along with the Japanese army overran many territories in Southeast Asia. In 1944, INA soldiers इंडियन टेरिटरी में भी इंटर करते हैं and they captured Modak near Chittagong and marched towards Kohima in Nagaland. They planted the tricolor flag. Tricolor flag मतलब इंडियन फ्लैग for the first time on liberated Indian soil. पहली बार इंडिया की भूमि में पहली बार इंडिया का फ्लैग वो प्लांट करते हैं, वो लगाते हैं ऑन 19 मार्च 1944। द आर्मी देन प्रोसीडेड, फिर आर्मी आगे जाती है, इम्फाल की तरफ जाती है। इम्फाल वॉज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, बट वेन द आर्मी वॉज 3 किलोमीटर फ्रॉम इम्फाल, जब वो इम्फाल से 3 किलोमीटर दूर थी, इट्स ट्रिम्फर्ट मार्च was hailed as the course of the Second World War took a dramatic turn with the joining of the USA. The USA, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको उसमें लास्ट में दिखेगा कि अमेरिका भी ज्वाइन हो जाती है। The USA began to proceed towards Japan. As a result, Japanese Air Force and the Army retreated towards the Pacific Ocean to save their own land. तो होता क्या है, जब USA बीच में आ जाती है, एक बहुत बड़ा टर्न आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि यूएसए जहां आ जाती है और यूएसए जापान की तरफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जापानीज एयरफोर्स को और आर्मी को पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ना पड़ता है और अपनी लैंड को बचाना पड़ता है। और तभी ये आईएनए जो थी वो इम्फाल से 3 किलोमीटर दूर थी। फेट ऑफ आईएनए, फेट मतलब किस्मत। तो आफ्टर द रिट्रीट ऑफ जापान, द आईएनए सोल्जर्स हैड टू प्रोसीड अलोन। तो जापान तो देखिए चली गई अपने आप को, अपनी लैंड को बचाने के लिए यूएसए से, तो वो पैसिफिक ओशन के थ्रू उधर चली गई टू सेव देयर ओन लैंड। अब आईएनए क्या करेगी? आईएनए आगे बढ़ेगी, आईएनए बढ़ती है आगे, एंड दे फेस्ड मेनी इनकन्वीनियंसेस, बहुत ज्यादा उनको इनकन्वीनियंस होता है क्योंकि जापान अपनी एयरफोर्स ले ली, जापान ने अपने आर्मामेंट्स भी ले लिए, अपने फूड ले लिए जो उनको एयरफोर्स के थ्रू मिलता है ना। तो आईएनए पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी जापान के ऊपर, तो अब ये सब चीजें नहीं है। एट द सेम टाइम मॉनसून भी हो गया, मॉनसून सेट इन इम्फाल एंड कुड नॉट बी कैप्चर्ड, तो इम्फाल वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं। रंगून वॉज अगेन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट दोबारा रंगून को कैप्चर कर लेती है। द सरेंडर ऑफ जापान आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी सील्ड द फेट ऑफ आईएनए। तो आपको पता ही होगा जापान का सरेंडर होता है जब जापान में बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी में, जिससे आईएनए की किस्मत और भी पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। सोल्जर्स ऑफ आईएनए वर डिसआर्म्ड एंड ब्रॉट टू इंडिया, वापस आ जाते हैं वो सोल्जर्स इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो इंटर कर ही चुके थे, तो वो पूरी तरीके से इंडिया में आ गए हैं, डिसआर्म्ड हो गए हैं, उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं है, एंड ट्राइड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और नेताजी लेफ्ट रंगून फॉर बैंकॉक एंड फ्रॉम देयर फ्लू टू टोक्यो। तो नेताजी रंगून को छोड़ते हैं, बैंकॉक निकलते हैं और वहां से वो टोक्यो जाते हैं। इट इज सेड दैट वाइल ट्रैवलिंग, और कहा जाता है, प्रूव नहीं हुआ है, कहा जाता है कि उसी एयर क्रैश में नेताजी ही डाइड हो गए इन ताइपी इन ताइवान ऑन 18 अगस्त 1945। लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री है कि वो कैसे उनकी मौत हो गई एयर क्रैश में, क्या वो कहीं वो प्लान तो नहीं थी। Significance of the INA. The Indian National Army under the leadership of Subhash Chandra Bose failed to liberate India. हाँ, अब ये तो प्रूव हो गया है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडिया को फ्रीडम नहीं दिला पाई, बट हाँ, ब्रिटेन could meet its challenge by mightier military force and superior strategy, but its legacy could not be undermined. In the first place,
The INA and their leader Netaji were honored by their countrymen for their brave struggle against the British. INA और उनके लीडर नेताजी को ऑनर किया गया, उनके लोग ऑनर करते हैं इस ब्रेव स्ट्रगल के लिए. Secondly, when the trial of the INA officers like Shahnawaz Khan, G.S. Dhillon and P.K. Sehgal, etc. started the Red Fort in Delhi, the whole country raised a protest against their court martial. Tej Bahadur Sapru Bullabhai Desai appeared in defense of the INA. The popular upsurge finally led to release of all prisoners of war. तो एक अर्ज किया गया, एक पब्लिक ने अर्ज किया कि प्रिजनर ऑफ वॉर को सबको रिलीज किया जाए. Thirdly, according to Sugata Bose and Aisha Jalal, the valor of the INA started affecting the kernel of British imperial power. ये जो INA का जो वैलर था, INA का जो ये स्ट्रगल का जो इम्पैक्ट था, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ब्रिटिश की सुपीरियर पावर को, इंपीरियल पावर को, जिसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते हैं. ब्रिटिश इंडियन आर्मी पूरी तरीके से हिल गई है. द इंडियन नेवी रोज in revolt at Mumbai in February 1946, followed by similar uprising at Kolkata and Madras, Chennai. Fourthly, the patriotism, bravery and sacrifice ये देखने को मिला है हमें INA सोल्जर्स में, जिससे फाउंडेशन, जिससे ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरीके से हिल गई है और अब उनको भी फील होता है कि हमारे डेज इंडिया में कुछ ही दिन के लिए हैं, मतलब नंबर्ड में है, मतलब गिनती के कुछ दिन अब इंडिया में बचे हैं. ब्रिटिश एम्पायर ने भी ये रियलाइज किया क्योंकि अब इंडियन सोल्जर्स भी हैं जो उनके अगेंस्ट हो गए हैं. फिफ्थली, वुमेन, यस, वुमेन इन लार्ज नंबर, बहुत सारी औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में और इससे ये पता चलता है देयर वाज अ सेपरेट वुमेन रेजिमेंट जिसको कहते हैं रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड, लेड बाय लक्ष्मी स्वामीनाथन. तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत ज्यादा विमेन भी ब्रिटिश के खिलाफ हो चुकी हैं. फाइनली देयर वाज कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मुस्लिम, सिख एंड अदर रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन द INA. INA में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कास्ट हैं, सबके बीच में काफी एकता है, हार्मनी है. द INA मूवमेंट प्रूव्ड दैट amidst of all communal tensions, मतलब कि कम्युनल टेंशंस होने के बावजूद INA ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये पॉसिबल है कि हम रिलीजियस प्रेजुडिसेस से ओवरकम कर सकते हैं एक इंडियन सॉलिडिटी इंडिया के लिए. द यूनिटी बिटवीन द टू कम्युनिटीज मेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स रियलाइज दैट नाउ दे कांट स्टे हियर वेरी लॉन्ग. तो अब ये प्रूफ होता है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो यूनिटी है, इससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये रियलाइज हो गया है कि अब हमारा यहाँ रहना लंबे समय तक के लिए नहीं. टू कम्युनिटीज दैट इज मुस्लिम्स एंड हिंदू, इन दोनों के बीच में जो यूनिटी हो गई, क्योंकि ब्रिटिश पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाते थे जिससे मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में अनबन होती थी, जिससे ब्रिटिश का रहना काफी अच्छा हो गया था इंडिया में. तो अब जब यूनिटी हो गई है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, जिससे अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स रियलाइज दैट नाउ देयर डेज आर नंबर्ड इन इंडिया. Now the chapter is end, children. In the next video, I'll discuss short answer and structured questions. Thank you.